हेलो बच्चों, वेलकम टू माई क्लास। मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर मिस्टर रोहित। और आज की क्लास में मैं आप लोग करवाने वाला हूँ सेल के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, और कोशिका के बारे में तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो। लेकिन आज की क्लास में मैं इसी कोशिका के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बाबू सेल। सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका, है ना जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू गाइस व्हाट इज सेल। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि सेल किसे कहते हैं। अगर मैं सेल की डेफिनेशन की बात करूं तो देखो बाबू, जैसे क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आप लोग 8 क्लास में गए होंगे तो एक डेफिनेशन और पढ़े होंगे, सेल इज द fundamental cell is the fundamental structural and functional unit of life. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैं इसकी हिंदी डिफिनेशन की बात करूं तो बोला जाता है शरीर की, क्या बाबुआ, शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बाबू, कोशिका कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। देखो, कहते हैं कोशिका कहते हैं। देखो, इन सब का मतलब एक ही होता है। बेशक से आप लोगों ने डेफिनेशन रट लिया होगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही होता है कि देखो, चाहे अगर मैं बात करूं प्लांट की बात करूं या फिर मैं बात करूं एनिमल्स की, उन दोनों का जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, वह किस चीज से मिलकर बना होता है? सेल से ही मिलकर बना होता है। इसलिए बोला जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द क्या, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि देखो, हमारा बॉडी होता है, हमारा बॉडी का जो ऑर्गन होता है वह सब किस चीज से मिलकर बना है? सेल से ही मिलकर बना है। और सेल से ही मिलकर बना है तभी तो वह काम कर रहा है। फंक्शनल का मतलब क्या हो रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, वही बात हो जाती है। यानी कि इंसान का हो या बोल सकते हैं प्लांट का हो, सबका जो बॉडी होता है वह किस चीज का मिलकर बना होता है? सेल से ही, यानी कि कोशिका से ही मिलकर बना होता है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसी में। देखो, बात क्या हुई थी, हम लोग सेल के बारे में तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जहां पे हम लोग सेल का स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाप। तो देखो, कहने का मतलब है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सेल बोलते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं ना जी। और अगर मैं इसी को बायोलॉजी की बात करूं तो इसे क्या बोलेंगे? साइटो। क्या? साइटो। और साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और अध्ययन करना का मतलब क्या होता है? लोगोस। तो लोगोस को हम लोग क्या लिख देंगे? साइटोलॉजी। इट मीन्स A study of cells is called cytology। जहां पे हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अब थोड़ा जानते हैं भाई कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन कौन से महान वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी कर डाली थी, उनके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, मिटा देते हैं। सो अबाउट सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई थी उसके बारे में समझते हैं। देखो, बात क्या हुई थी, सबसे पहले क्या हुई थी बाबू, एक मृत कोशिका की खोज के बारे में समझते हैं। बात हुई थी यहाँ पे 1600,
अबाउट सेल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्या? अबाउट सेल। अबाउट सेल यानी कि सेल के बारे में। देखो, बात क्या हुई थी, 1665 ईस्वी की बात है बाबू। 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक नाम था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी कर डाली थी बाबू। किसकी? सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल में यहाँ लिख दूंगा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी ना, वह कैसा था? वह सेल था बबुआ डेड। कैसा था? डेड था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने किया था? तो सेल की डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कैसा सेल की डिस्कवरी किया था? तो वह सेल था, वह कैसा था? मृत था, यानी कि डेड था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी कहाँ से किया था? तो देखो, एक प्लांट था, यानी कि एक पादप था। उस पादप का नाम था कोर्क। कोर्क पादप का नाम था। और उस पादप के जो छाल होता है ना, छाल में से ही छाल में से ही सर्वप्रथम उन्होंने किसकी खोज कर डाली थी? कोशिका की खोज कर डाली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था बाबू? रॉबर्ट हुक नाम था। उन्होंने क्या कर दिया था? सेल की डिस्कवरी कर दिया था। अच्छा, सेल की डिस्कवरी किया तो था, लेकिन वह सेल कैसा था? डेड था, यानी कि मृत था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वह सेल की डिस्कवरी कहाँ से किया गया था? तो सेल की डिस्कवरी था एक पादप, यानी कि प्लांट था। और उस प्लांट का नाम था कोर्क। और कोर्क के छाल में से ही मृत कोशिका की खोज, यानी कि डेड सेल की खोज कर डाला था। क्लियर है? चलिए, एक मैं आप लोग को याद करने का तरीका बता देता हूँ। कहने का मतलब है, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए, 1665 ईस्वी की बात है। कब की? 1665 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट। क्या नाम था जी? रॉबर्ट नाम था। ठीक है। रॉबर्ट ने क्या किया था? हुक चुभा दिया था। क्या चुभा दिया था? रॉबर्ट ने हुक चुभा दिया था। और किसको हुक चुभाया था? तो सेल को, यानी कि कोशिका को क्या कर दिया था उन्होंने? हुक चुभा दिया था, जिसकी वजह से वह कोशिका क्या हो गई थी बाबू? मृत हो गई थी, यानी कि डेड, यानी कि मर गई थी। क्या हुआ था बाबू? मर गई थी। तो यहाँ पे क्लियर है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट ने क्या किया? हुक चुभा दिया। किसको हुक चुभाया? तो सेल को चुभाया, जिसकी वजह से वह सेल क्या हो गया? मर गया। इट मीन्स रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? सेल की खोज की। और वह सेल कैसा था? तो वह जो सेल था वह कैसा था बबुआ? मृत, यानी कि डेड सेल। बोल नहीं, डेड सेल था। क्लियर है? चलिए, आई होप ये भी समझ में आएगा होगा। अब कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में। अब देखो, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी बाबू। अब ये नहीं देखा जाता है कि भाई वह कोशिका बेशक से मृत ही क्यों ना था, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज तो कर डाला था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले किसकी खोज की थी? कोशिका की, यानी कि सेल की खोज की थी, बेशक से वह सेल मृत ही क्यों ना था। क्लियर है? चलिए, अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब थोड़ा सा और आगे की ओर मूव ऑन करें हम लोग, तो कब की बात है? 1674 ईस्वी की बात है बाबू। 1674 ईस्वी की बात है। 1674 ईस्वी में
एक और वैज्ञानिक आते थे जिनका नाम था एंटोनी, क्या, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होप। क्या नाम था बबुआ? एंटोनी वॉन लिविनहुक। और एंटोनी वॉन लिविनहुक ने सर्वप्रथम, क्या, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की? जीवित, हाँ जीवित गलत हो गया, जीवित कोशिका की खोज की थी बाबू। कौन सी कोशिका की? लिविंग सेल की थी। और कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई कि 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लिविनहुक ने कोशिका की खोज तो कर डाली, लेकिन कैसा कोशिका था? तो जीवित कोशिका था। लेकिन उन्होंने कहाँ से किया? तो जीवित कोशिका की खोज उन्होंने कहाँ से किया था? बैक्टीरिया में से किया था। कहाँ से किया था? बैक्टीरिया में से कहा था। इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। डेट्स क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज सीखा। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? 1600, क्या बाबू, 1665 ईस्वी में। लेकिन वह मृत कोशिका थी और कहाँ से हुई थी? तो एक प्लांट था, उस प्लांट का नाम था कॉर्क नाम था। और कॉर्क के छाल में से ही रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। इसलिए उन्हें क्या बोला गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक। अब 1674 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या था बाबू? एंटोनी वॉन लिविनहुक। और एंटोनी वॉन लिविनहुक ने सर्वप्रथम कैसी कोशिका की खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। और कहाँ से की थी? तो बैक्टीरिया में से की थी। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। डेट्स क्लियर? आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अब समझते हैं, अब बात क्या हुई थी ना जी, कि एंटोनी वॉन लिविनहुक के बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, ठीक है? एक और वैज्ञानिक आए थे एंटोनी वॉन लिविनहुक के बाद, जिसका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान की बात है। मैं बताना चाहूंगा, लिविंग सेल की डिस्कवरी होने के बाद भी कौन आते हैं? स्लाइडेन एवं स्वान आते हैं। और स्लाइडेन एवं स्वान आने के बाद यह क्या करते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत देंगे बाबू? कोशिका सिद्धांत, ठीक है? और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था, देखो, इन्होंने बताया था कि चाहे पेड़ पौधा हो, पेड़ पौधा, या बोल सकते हैं इंसान का जो शरीर होता है, शरीर होता है, वह किस चीज से मिलकर बना होता है? वह कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है? कहने का मतलब है कि लिविनहुक के बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। और इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत को दिया था। और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था? कि इंसान हो या पेड़ पौधा हो, दोनों का जो शरीर होता है बाबू, वह किस चीज से मिलकर बना होता है? तो वह कोशिका से ही मिलकर बना होता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है एक बात हुआ था, स्लाइडेन एवं स्वान जी ने तो ये बता दिया, कोशिका का सिद्धांत तो बता दिया, लेकिन यह ये नहीं बता पाए थे ना कि भाई जो नई कोशिका होता है वह किस चीज से मिलकर बना होता है। क्लियर है?
इन्होंने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन यह ये नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका बनती है ना इंसान के शरीर के अंदर, वह किस चीज से मिलकर बना होता है और कोशिका में किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। क्लियर है? तो देखो, इसको बताने के लिए एक और देखो, इसको बताने के लिए एक और वैज्ञानिक आते जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो जी। इसके बाद कब आते हैं रुडोल्फ विर्चो जी? में भी कब आते हैं? 1855 में भी, मुझे एक्यूरेट डेट याद नहीं है। क्या हुई थी? स्लाइडन एवं स्वान ने सिद्धांत तो दे दिए, ये तो बता दिया बाबू कि इंसान या प्लांट का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया था? उन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। और दूसरी बात उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि कोशिका में विभाजन भी होता है। विभाजन यानी कि सेल डिवीजन होता है। स्लाइडन एवं सुमान ने यह दो बात नहीं बताया था बाबू कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है और कोशिका में विभाजन किस तरह से होता है। तो लेकिन इस बात को मतलब इसी वजह से उनका सिद्धांत जो था बाबू वह क्या बोलते हैं, विफल रहा था, असफल रहा था। लेकिन इन्हीं के सिद्धांत को समझाने के लिए एक और साइंटिस्ट आते जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, और इन्होंने एक टर्म दिया था। पहले टर्म नहीं, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि देखो, जो नई कोशिका होती, इन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिका होती है वह पुरानी कोशिका से मिलकर बना होता है। किस चीज से मिलकर बना होता है? तो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। बात क्लियर? सबसे पहले इन्होंने ये बताया, और इन्होंने ये भी बताया बाबू कि कोशिका में भी विभाजन होता है। यानी कोशिका में किस तरह से विभाजन होता है, आगे क्लास में क्या आगे की ओर मूव ऑन करोगे तो पढ़ोगे आप लोग। मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत चीज पढ़ने को मिलेगा। बस इतना बात जानिए, फिर से समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला विषय है। क्या हुई थी? स्लाइडन एवं स्वान जी आए थे, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो इंसान का हो या प्लांट का, उन दोनों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में दो चीज नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है और कोशिका में विभाजन कैसे होता है। तो इन्हीं बात को बताने के लिए कौन आते हैं? रुडोल्फ विर्चो जी आते हैं। 1855 की बात है, और उन्होंने बता दिया था कि नई कोशिका से पुरानी कोशिका का निर्माण होता है। क्लियर है? अब देखो, रुडोल्फ विर्चो जी ने एक और टर्म दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं ओमनिस। क्या? ओमनिस सेलुल ई सेलुला। उन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुल ई सेलुला। पता नहीं, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया होगा, मे बी। कैसे? ओमनिस तो ऐसे लिखाते हैं, सेलुल ई सेलुला। उन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम है ओमनिस सेलुल ई सेलुला, और ओमनिस सेलुल ई सेलुला में उन्होंने बताया था, इसको अच्छे से लिखते हैं, चलिए इसका मतलब हिंदी में सही से मैं लिखता हूँ, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। उन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम था ओमनिस सेलुल ई सेलुला।
यह बहुत ही वीवीआई है बाबू कि ओमनिस सेलुला का टर्म किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब यह होता है बाबू कि जो नई कोशिका होती है वह पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दैट्स क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा रुडोल्फ विर्चो के बारे में। चलिए अब थोड़ा और आगे की ओर मूव ऑन करते हैं और थोड़ा समझते हैं बाबू की कोशिका का आकार वगैरह के बारे में समझ लेते हैं। अबाउट सेल मिटा देते हैं। अगर मैं अबाउट सेल के बारे में बात करूं, देखिए क्या होता है, सबसे पहले की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सबसे, क्या, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है बाबू? तो सबसे जो छोटी कोशिका है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे जी? माइकोप्लाज्मा। दैट्स क्लियर। अब देखो, ये तो हम लोगों ने ओवरऑल समझ लिया कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। अब समझते हैं इंसान के शरीर के अंदर, यानी कि मानव के शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा कोशिका बबुआ? सबसे बड़ी कोशिका। मानव के शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होता है उसे हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक। और मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्लियर है। और समझते हैं मानव के अंदर क्या, मानव के शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है बबुआ क्या? नर युग्मक। कौन सा युग्मक? नर युग्मक। और इस नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्लियर है। अब समझिए, इसके बाद समझते हैं मानव के शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? मानव के शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका जिसे हम लोग बोलते हैं बबुआ न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? न्यूरॉन बोलते हैं। यही था सेल के बारे में। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एक तरबूज के आकार का होता है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। अब मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु, जिसे मादा युग्मक बोलते हैं। अब मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जिसे क्या बोलते हैं? नर युग्मक, जिसे शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। अब मानव के शरीर के अंदर ही सबसे लंबी कोशिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं बाबू। क्लियर है। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर ढंग से वीडियो देख रहे होंगे तो। दैट्स क्लियर। यहाँ तक क्लियर है तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं और हम लोग जानते हैं सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। देखो जी, बात क्या होती है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। मान लीजिए यहाँ पे बनाता हूं, यह सेल है।
सेल वैसे तो मान लीजिए कि बहुत ही बड़ा छोटा होता है, जिससे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बना दिया। यह क्या सेल है? सेल के अंदर क्या होता है, एक और संरचना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक। इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस बोला जाता है। क्लियर है? और इसी सेल के अंदर, समझिए मेरी बात, इसी सेल के अंदर यानी किसी कोशिका के अंदर कुछ ऑर्गन यानी कुछ अंग होते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, साइड में लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक और संरचना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी, या इसी को आप लोगों ने पढ़ा गोल्गी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी के बाद एक और संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैक्यूल। क्या बोलेंगे जी? वैक्यूल बोलेंगे। वैक्यूल के बाद एक और संरचना पाया जाता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, जिसे एल से इंडिकेट करते हैं। लाइसोसोम के बाद एक और संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्लियर है? अब इस सेंट्रोसोम के बाद एक और संरचना पाया जाता है कुछ इस तरह से, और इस सेंट्रोसोम को बाबू आप लोग बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं जी? ईआर बोलते हैं। और ईआर का मतलब होता है एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एक सेल का ओवरव्यू था। अब बारीकी से सबके बारे में समझते हैं। कहने का मतलब है बाबू कि देखो, सबसे पहले समझो ये सेल है। सेल की खोज किसने किया था? आप सभी लोग को पता है। और इसमें एक संरचना पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी केंद्रक बोलते हैं। इस केंद्रक को ना बाबू कोशिका का दिमाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग। अब कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं बाबू? कोशिका का दिमाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी तरह के अंग पाए जाते हैं, जितने भी तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, सबको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कौन करता है बाबू? न्यूक्लियस करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। अगर मैं अपने शरीर की बात बताऊं तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबको कौन कंट्रोल करता है? दिमाग ही करता है ना जी। ठीक उसी प्रकार से सेल के अंदर भी क्या होता है? एक दिमाग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और ये पूरा सेल के ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। दैट्स क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था बाबू? डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था जी? रॉबर्ट ब्राउन नाम था। तो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग बोला जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब समझिए, कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, उन सब को क्या बोला जाता है? सबको मिला के बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है कोशिका अंग। कोशिकांग जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका अंग बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। क्लियर है? और सब कोशिका के अंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस यानी केंद्र करता है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, सबके बारे में बारीकी से सबके बारे में काम समझते हैं कि सबका काम क्या होता है, कोशिका के अंदर उपस्थित क्यों है, और कोशिका के अंदर इसका काम क्या है बाबू, उसी के बारे में हम समझते हैं। ठीक है? अब मैं ऐसा करता हूं,
जो पूरा नाम लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं, तभी समझ में आएगा। चलिए मिटाना शुरू करते हैं। चलो बाबू, ये मैंने मिटा दिया और अब आ जाते हैं सबके काम को समझने में। देखो, सबका काम कहने का सेंस है सब ऑर्गन का, इसे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का सेंस है आपके घर में किचन होता है, लाइक यह मान लीजिए कि आपके घर में क्या बना हुआ है, किचन बना हुआ है, किचन बना हुआ है। और किचन में क्या बनता है बाबू, जो खाना बनता है। अब किचन में खाना बनाने का काम कौन करती है, तो आपकी मम्मी करती है। कौन करती है बाबू, आपकी मम्मी या दीदी, कोई भी होगा किचन में खाना बनाने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से इस कोशिका के अंदर जो एनर्जी बनाने का काम करता है, जो ऊर्जा बनाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा जी, एनर्जी बनाएगा। बात क्लियर है। जैसे किचन में खाना कौन बनाती है, आपकी मम्मी बनाती है, उस ठीक उसी प्रकार से इस कोशिका के अंदर एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसलिए आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि ऊर्जा का गृह किसे बोला जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खाना बनाता है। अब समझिए, अब मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में बहुत सारे सदस्य आए हैं, ठीक है, आपके घर में बहुत सारे सदस्य आए हैं और आपकी मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है सबके लिए। अब खाना बना देगी और उस खाना को क्या करना है बाबू, उनको खिलाना है। तो खिलाने के लिए क्या करेगी, चाहे तो आपकी मम्मी होगी या फिर दीदी होगी या आपकी भाभी, कोई भी होगी, सबको क्या करके पड़ोसी की ना, तभी तो खाना खाएंगे ना, थोड़ी ना आपकी मम्मी खाना बना के छोड़ देगी तो जो जितने भी लोग आए हुए हैं खा लेंगे, पॉसिबल है नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया खाना बना दिया और माइटोकॉन्ड्रिया को हर एक सेल में, अब हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है, तो पूरे सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो उस एनर्जी को जो स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, वह कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऊर्जा का परिवहन करने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाया, गोल्गी बॉडी क्या करेगा, हर एक सेल में पहुंचाने का काम करेगा, कौन सा, एनर्जी को। क्लियर है। अब किचन में आते हैं। अब मान लीजिए मम्मी ने, आपकी मम्मी या दीदी कोई भी हो, सबको खाना तो परोस दिया। अब खाना परोसने के बाद क्या करती है, पानी देती है ना जी, पानी देने का काम करती है ना, ठीक है। ठीक, अब पानी देती है तो पानी को किसी चीज में स्टोर करती है, किसी में संग्रह करने का काम करती है। तो ठीक इसी प्रकार से सेल के अंदर जब पानी का संग्रहण होता है, वह होता है वैक्यूल में। क्या बाबू, पानी का स्टोरेज कहाँ पे होगा, वैक्यूल में। माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाया, उस माइटोकॉन्ड्रिया ने जो एनर्जी बनाया उसको कौन पहुंचाया, हर एक कोशिका के भाग में, तो गोल्गी बॉडी। पानी को संग्रहण करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। क्लियर है। अब आते हैं लाइसोसोम के बाद, फिर किचन में आ जाइए घर में। अब सब सदस्य ने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, अब क्या करेंगे बाबू, खाना को पचाएंगे ना जी। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें जो खाना को पचाने का काम करता है उसे हम लोग बोलेंगे लाइसोसोम। खाना का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। खाना का पाचन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। अब लाइसोसोम खाना का ही पाचन नहीं करता है बाबू, देखो मैं बताना चाहूंगा, इस लाइसोसोम के अंदर देखो, लाइसोसोम सफाई कर्मी का भी काम करता है। नहीं, सबसे पहले ये समझो, इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा होता है। क्या भरा होता है, एंजाइम भरा होता है। और वह एंजाइम इतना खतरनाक होता है ना कि चाहे तो पूरा कोशिका के अंग को नष्ट कर सकता है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम भरा होता है। अब देखो, मान लीजिए मैं बताना चाहूंगा कि आपका हाथ है जी,
हाथ कभी कभी चिपा जाता है, हाथ कभी कभी चिपा जाता है तो हाथ हमारा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अब काला हो जाने का मतलब क्या कि हमारा कोशिका क्या हो गया, मर गया। अब मर गया बाबू तो उसको हटाने का कोई ना कोई तो काम करेगा ना। जैसे मान लीजिए रास्ते पे कोई मरा हुआ इंसान है, तो उसको हटाने का कोई काम करेगा ना जी। तो कौन करेगा, सफाई कर्मी। ठीक उसी प्रकार से हमारे कोशिका के अंदर कोशिका का कोई भी कोशिका मर गया तो उस कोशिका को हटाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। कैसे करेगा, अपने अंदर से कुछ एंजाइम को छिड़क देगा जिससे वह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले डाइजेशन कौन करेगा कोशिका के अंदर, तो लाइसोसोम करेगा। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा सफाई कर्मी का काम कौन करेगा, एंजाइम करेगा। बात क्लियर है। अब चलिए, अब देखो क्या बात होती है ना बाबू, इस लाइसोसोम को ना सुसाइड बैग भी बोला जाता है। इस लाइसोसोम को कौन सा बैग, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। सुसाइड बैग कहने का सेंस आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। क्लियर है जी। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। किसे बाबू, लाइसोसोम को। चलो लाइसोसोम को थोड़ा उधर की ओर मैं समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दें, कोशिका का दिमाग, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब मिटाते हैं। मैंने बोला कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है। सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए, अब समझिए जो कोशिका है ना, या पूरा का पूरा कोशिका कोई क्लासरूम है, क्या है जी, यह पूरा का पूरा कोशिका आपका क्या है, क्लासरूम है। बस इसे अब समझा भी, क्या है यह, क्लासरूम है, ठीक है। और क्लासरूम का अंदर कौन बैठते हैं बाबू, स्टूडेंट बैठते हैं। तो स्टूडेंट कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम और ईआर है। सबके सब क्या है, क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को पता होगा क्लासरूम में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो वहां की जो टीचर होती थी ना, एक मॉनिटर को सिलेक्ट करती थी। मॉनिटर यानी कि जो टीचर की गैर मौजूदगी में उसका काम करने का काम करता है। तो मॉनिटर है आपका कौन, मॉनिटर मान लीजिए कौन है आपका, न्यूक्लियस। या कौन है बाबू, मॉनिटर है। यह पूरा का पूरा कोशिका का क्लासरूम है। अब क्लासरूम में कौन बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। कौन कौन से बच्चे, आप सभी लोग को पता है। और इस क्लासरूम का मॉनिटर कौन है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। अब क्या होता है, मान लीजिए क्लासरूम में, नहीं नहीं मॉनिटर जिसको नहीं बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, अरे भाई ये क्लासरूम है, क्लासरूम का टीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीचर। जो टीचर है वह किसे बोलेंगे, न्यूक्लियस को बोलेंगे। और इस लाइसोसोम को मिटा देते हैं। इस लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मोनीटर बोलेंगे, मोनीटर बोलेंगे। कहने का सेंस है पूरा का पूरा कोशिका का क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर कौन बैठे हुए, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी है। और उस क्लासरूम का टीचर कौन है बाबू, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक उस क्लासरूम के अंदर कौन बैठा हुआ है, तो एक लाइसोसोम बैठा हुआ है। अब समझिए क्या होता है। अब कभी कभी मान लीजिए टीचर छुट्टी पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, टीचर छुट्टी पे चला जाता है। इट मीन्स न्यूक्लियस काम करना बंद कर देता है। न्यूक्लियस किसको काम सौंप के जाता है, न्यूक्लियस कौन है, टीचर है ना। और टीचर काम मतलब छुट्टी पे चला जाता है, कुछ काम के लिए जाता है। काम किसको सौंप के जाता है, मॉनिटर को। तो मॉनिटर कौन है, लाइसोसोम है। यानी कि जब न्यूक्लियस काम नहीं करेगा तो उस समय कौन काम को संभालेगा जी, लाइसोसोम संभालेगा ना। जैसे मान लीजिए कि इसका काम क्या है, सबके ऊपर ध्यान देना। तो अब ये मॉनिटर को बोल के देखिए मैं कुछ समय के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, ऐसा करना है कि तुम बच्चों को देखभाल करोगे। तब मॉनिटर क्या होता है, बोर्ड के पास खड़ा हो जाता है ऐसे, कोई शोर नहीं करेगा। मॉनिटर ये बोलता है ना, लेकिन वहाँ पे बच्चे बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। मॉनिटर कुछ वैल्यू नहीं देते क्योंकि वह भी तो एक स्टूडेंट था। उसको बोलने लगे बच्चे है बड़ा टीचर बनने का ट्राई कर रहे हो, टीचर तो चला गया, हम तुमको कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। मतलब मॉनिटर बच्चों को बोल रहा है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन मॉनिटर की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बबुआ याद है आप लोगों को,
कितना भी तो मॉनिटर है बाबू, अब मॉनिटर के बाद कोई ना कोई तो उपाय होता ही होगा। तो अब मॉनिटर क्या करता है, क्लासरूम के ऊपर बोर्ड में नाम लिखना शुरू कर देगा। मालती ले, मालती बोलती तुमने मेरा नाम क्यों लिखा, +2 ले, यानी कि मालती कितने बार बोली, 2 बार बोली। तो बताओ जी, मॉनिटर का अगर कोई बात नहीं मान रहा था तो मॉनिटर के पास उपाय है ना, इन्होंने बोर्ड पे नाम लिखना शुरू कर दिया ताकि बच्चों को लगे अरे ये तो बोर्ड पे नाम लिख रहा है, अगर बोर्ड पे नाम लिखेगा टीचर जी आ जाएंगे तो हमें पीट देंगे, तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें आ जाइए, न्यूक्लियस बोला लाइसोसोम को कि सब कोशिका के अंग के ऊपर ध्यान देना है, सबको बराबर से ध्यान देने काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, मॉनिटर को, तो मॉनिटर सबको बोल रहा है कि बाबू चुप हो जाइए चुप हो जाइए, लेकिन कोई शांत होने के लिए तैयार नहीं है। तो लाइफ है तो मॉनिटर, मैंने क्या बताया, मॉनिटर के पास कोई उपाय होता है ना। ठीक उसी प्रकार से लाइसोसोम के ऊपर भी एक उपाय होता है। इट मींस लाइसोसोम एक थैली होती है और इस थैली में क्या होती है, एंजाइम होता है। अब कोशिका अंग बात नहीं मानेगा ना, तो ले फट जाएगा। अब फट जाएगा तो बताओ जी, पूरा का पूरा कोशिका का अंग है वहीं तो उसका नष्ट हो जाएगा, वहीं तो उसकी समाप्ति हो जाएगी। अब बताओ, मॉनिटर बोला गया, अब फट जाएगा तो इसे क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया। और टीचर और मॉनिटर से ये कॉन्सेप्ट था हमारा लाइसोसोम का। दैट्स क्लियर कि इसको सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, या खाना का डाइजेशन करता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं बबुआ सेंट्रोसोम की ओर। कहां पे आते हैं ये सेंट्रोसोम। अब इसको मिटा देते हैं मॉनिटर टीचर। अब आ जाइए सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, देख भाई, सेंट्रोसोम और इस सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब है बबुआ, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो सेंट्रोसोम होता है वह पता है क्या काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। कौन सा काम, रिकंस्ट्रक्शन। सेंट्रोसोम किसका काम करेगा, तो रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करेगा। रिकंस्ट्रक्शन करने का सेंस है, जैसे मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपका कोई घर है बाबू, आपका घर टूट जाएगा। आपका घर टूट जाता है तो मरम्मत करवाने के लिए किसी को बुलाओगे ना, तो मरम्मत करने के लिए कौन आता है जी, मिस्त्री आता है। मिस्त्री क्या कर देता है, मरम्मत कर देता है, करता है ना। ठीक उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, सॉरी टू से बहुत ही ज्यादा नॉइज हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ाई करना है, इग्नोर करेंगे आवाज को। सेंट्रोसोम मरम्मत करेगा। मरम्मत कैसे करेगा हमारे बॉडी में, उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए बाबू कि मरम्मत कौन करता है, मिस्त्री करता है। जैसे मैंने बताया किसी का घर टूट जाता है तो घर टूटने के लिए मरम्मत करवाना पड़ता है। अब मरम्मत करवाने के लिए किसको बुलाता है, मिस्त्री को बुलाता है। ठीक उसी प्रकार से मान लो कि हमारे बॉडी का कोई भी टिश्यू या कोई भी कोशिका नष्ट हो जाता है या टूट जाता है, तो उसको ठीक करने का काम कौन करेगा जी, सेंट्रोसोम करेगा ना। यानी कि उसको मरम्मत करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। इसीलिए सेंट्रोसोम हमारे बॉडी में जो दूसरे नाम से जाना जाता है, यह हमारे बॉडी में कौन सा काम करेगा, सेल डिवीजन। कौन सा काम करेगा बाबू, सेल डिवीजन का काम करेगा, यानी कि कोशिका विभाजन का काम करेगा। सेंट्रोसोम हमारे बॉडी में किसका काम करता है, सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन किसे बोलते हैं, मरम्मत का बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है, उसको ठीक करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। अब थोड़ा सा समझते हैं बाबू इसके बारे में कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेंट्रोसोम होता है ना जी, वह लीवर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पे पाया जाएगा, लीवर में। सबसे लीवर में क्या, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम, लीवर में बबुआ सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम।
यानी कि लीवर में क्या होगा, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होने का काम करेगा। इसीलिए अगर हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या मान लीजिए कोई चाकू से अटैक कर देता है लीवर के ऊपर, तो वह आसानी से ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है बबुआ? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर में, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे? लीवर में। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं सबसे कम, क्या बाबू, सबसे कम या ऐसा बोलते कि न के बराबर सेल डिवीजन होता है। तो जहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन में सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है बाबू? क्योंकि ब्रेन में हमारा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। अब ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा तो सेल डिवीजन कौन करेगा? कोई पॉसिबल है कि सेल डिवीजन हो पाएगा? नहीं ना। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेन में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो चाहे वह कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, वह उस इंसान को नहीं बचा पाता है बबुआ। क्यों नहीं? क्योंकि उसके ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ब्रेन को सेफ्टी देना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप कभी क्या बोलते हैं, जर्नी करते हो तो ट्रैफिक पुलिस वाला एडवाइस देता है कि हमेशा हेलमेट पहन के चले, हेलमेट का प्रयोग करें, बोलता है ना जी। तो हेलमेट का प्रयोग करने का सेंस है कि ब्रेन को सेफ्टी देना बहुत ही जरूरी होता है। ब्रेन को सेफ्टी देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम तो पाया नहीं जाता कि मान लो कि कोई डैमेज हो गया तो हमारा ब्रेन ठीक होने का चांस है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? सेंट्रोसोम कहाँ पे नहीं पाया जाता? ब्रेन में। कहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है? ब्रेन में। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, ब्रेन की अगर मैं बात बताऊं तो ब्रेन हमारे बॉडी का एमसीबी होता है। एमसीबी का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है जी? एमसीबी करता है। अगर हम एमसीबी को गिरा देते हैं तो एमसीबी क्या होता है हमारा? एमसीबी गिरा देते हैं तो पूरा लाइट बिजली चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी का ब्रेन डैमेज करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ब्रेन को प्रोटेक्शन देना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है? आई होप सेंट्रोसोम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यही सेंट्रोसोम ज्यादा सेल डिवीजन कर लेता है। अच्छा वो तो बात है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे एक हमारा लास्ट टॉपिक बच गया। आई नो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होगी, बहुत ही ज्यादा नॉइज, यानी कि बाहर से आवाज आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए एक हमारा आता है ईआर। इसे ईआर बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है एंडो प्लाज्मिक, क्या बबुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है, ऊपर वाला स्मूथ, ऊपर वाला क्या? स्मूथ, और नीचे वाला क्या होता है जी? रफ होता है। ऊपर वाला स्मूथ और नीचे वाला रफ। इस रफ वाले पार्ट्स पे कुछ इस तरह से संरचना पाया जाता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। रफ वाले पे क्या अवेलेबल होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? तो वह होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है जी? प्रोटीन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने भाग? दो भाग, स्मूथ और रफ। रफ वाले पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम के पास क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे बोलेंगे? राइबोसोम को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? राइबोसोम को हम लोग बोलने का काम करेगा। हमारे बॉडी में प्रोटीन, राइबोसोम। दैट्स क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके भी टाइप होते बाबू, 17S 18S, चलो इतना ध्यान नहीं देना है, जान लो। इसके भी टाइप होते 70S राइबोसोम के और 18S। एस का मतलब है सेंटिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि जितने भी छोटे जीव होंगे तो उसमें क्या बाबू? कम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें कौन सा है? 70S। जितने बड़े होंगे उसमें कौन सा? 80S। क्लियर है? चलिए इसी के साथ सेल का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज्यादा बाहर से नॉइज आ रही है, मैं अब इरिटेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं,
पढ़ने वाले बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग सा कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।